हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुरेंद्र और मिसल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जून और 12 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। मैंने इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल दिया है। अब हम सबसे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हुआ करेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हुआ करेंगे वो सारे हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया करूँगा जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। उनके आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको क्वेश्चंस भी मिल सकेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और आज का जो पैटर्न है वो देखते हैं। आज की जो पहली खबर है वो कोविड-19 के अनाथों के लिए असम के सीएम शर्मा, जो कि हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने शिशु सेवा योजना शुरू की है। हाल ही में वहाँ पर एक शिशु सेवा योजना की शुरू की गई, जिसके अनुसार असम के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व, उन्होंने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, जिसमें जो कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, तो उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे और 3,500 उन्हें मासिक किस्त दी जाएगी, जिसका भुगतान उन्हें 24 वर्ष की आयु के बाद किया जाएगा। तो इस स्कीम का यह काम होगा। तब तक उन्हें जितनी भी उनके खर्चे होंगे और जितने भी पढ़ाई वगैरह का जितना भी खर्चा होगा वो सारा सरकार उठाएगी। उसी के लिए 3,500 उन्हें मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार उन्हें 3,500 प्रति माह देगी और 2,000 इसमें केंद्र सरकार के भी शामिल हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे लड़कियां जिनके अभिभावक नहीं हैं, राज्य सरकार ऐसे बच्चों को किसी बाल देखभाल संस्थान में रखवाएगी। शैक्षिक व्यय सहित उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। अनाथ लड़कियों को उनकी संवेदनशील देखभाल और उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त से प्रतिष्ठित संस्थानों में आवास दिया जाएगा। एक संस्था का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो कि अनाथ लड़कियों की देखभाल और शिक्षा के लिए काम कर रही है। अब असम के सीएम ने यह योजना लागू की है, तो अभी वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी, और अभी जो मुख्यमंत्री मैंने जैसा कि आपको बताया हेमंत विश्व शर्मा, और कैपिटल है दिसपुर। चलिए अगली आज की जो न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली है कि जस्टिस संजय यादव, ये मैंने एक पॉइंट बना के रखा हुआ है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस पॉइंट को याद रख के, जस्टिस संजय यादव, तो जस्टिस संजय यादव जी के बारे में ये खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति थे, लेकिन अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्य संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब जस्टिस संजय यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि आर एस सोडी को मिला एशिया पैसिफिक उत्पादकता के चैंपियन पुरस्कार। तो हाल ही में आर एस सोडी एक और खबर के लिए चर्चा में थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, तो आप पिछली वीडियोस में इसको देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो हाल ही में इन्हें एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ, जो कि अमूल है, इसके जो प्रबंधक हैं आर एस सोडी जी, इसकी जो बड़ी उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ, जो कि टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप के रूप में इन्हें क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये। इसके बाद देखते हैं, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो कि एपीओ की विशिष्ट सदस्य अर्थव्यवस्था में शामिल है। एपीओ क्षेत्रीय पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक देश सभी नामांकन में से केवल एक उम्मीदवार को नामित करता है और 5 साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सोडी ने 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया है। चलिए अगली खबर है कि रूसी नेवी के बारे में, जो कि अपना पहला फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बना रहा है ये। तो रूस ऐसा पहला नौसैनिक जहाज़ जो कि पूरी तरह से स्टील तकनीकी से लैस होगा, इसका पता लगाने का मुश्किल हो जाएगा, बना रहा है। मरकरी लेवल कार्वेट डब्ड प्रोजेक्ट 20,386 की सेल पहले ही बनाई जा चुकी है। जहाज़ को अगले साल तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। युद्धपोत क्रूज मिसाइलें, विमान भेदी मिसाइलें और तोपखाने से यह लैस होगा।
नौसेना का यह जहाज पनडुब्बियों का पता करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। स्टील तकनीक से निर्मित जहाज और विमानों का रडार के द्वारा पता नहीं। अब स्टील जो तकनीक है उसका काम ये रहता है कि रडार में जिन विमानों को देख लिया जाता है, अब स्टील तकनीक से जो विमान और जहाज निर्मित किए जाते हैं उन्हें रडार में नहीं पकड़ा जा सकता। जबकि रूस ने अपने कुछ नौसेना जहाज़ों में रडार अवशोषित कोटिंग जैसी स्टील तकनीक का उपयोग किया हुआ है, लेकिन उसके पास पूर्ण स्टील तकनीक नहीं थी। इन रूस ने क्या किया था कि अपने कुछ जहाज़ों में स्टील की कोटिंग तो करवा रखी थी, लेकिन पूर्ण रूप से स्टील नहीं था। लेकिन ये ऐसा पहला जहाज़ है जो पूर्ण स्टील तकनीक से निर्मित होगा। तो अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है और मुद्रा इसकी रशियन रूबल है। चलिए अगली जो खबर है वो देखते हैं। बेनेडेटो बिग्रा जो कि फरारी के नए सीईओ बने हैं अभी। तो फरारी के नए सीईओ बेनेडेटो बिग्रा को बनाया गया है। इस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए। इस पद पर पहले जॉन एल्कन थे और बिग्रा इससे पहले एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग मेम्स और सेंसर ग्रुप के अध्यक्ष थे। कंपनी की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। फेरारी एसपीए इटली की एक मारानालो की स्थित इतावली लग्जरी स्पोर्ट्स कंपनी है। जो आपको फरारी तो पता ही होगा, फरारी बहुत फेमस कंपनी है। फरारी के जो संस्थापक हैं वो एंजो फरारी हैं। फरारी की स्थापना 1947 में मारानेलो इटली में हुई थी और फरारी की जो मुख्यालय है वो मारानालो इटली में ही है। अगली जो खबर है, भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया। तो एक मर्चेंट भुगतान है, वित्तीय सेवा प्रदाता है, भारतीय पे ने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहकों के लिए पुरस्कार है। वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिलेगी इससे। मल्टी लॉयल्टी ब्रांड है ये। पेबैक इंडिया का अधिग्रहण इन्होंने कर लिया। अब इससे यह खबर आ रही है कि अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड इससे बाहर निकल सकते हैं, जो 90% 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अधिग्रहण के बाद पेबैक इंडिया अब स्वतंत्र रूप से काम करेगी और जानकारी यह मिल रही है कि एक व्यक्ति के नाम न छापने पर शर्त पर मिंट को बताया गया यह सौदा 30 मिलियन होने की उम्मीद है। यानी एक जानकारी है कि 30 मिलियन होने का, $30 मिलियन में यह सौदा किया गया है। इस सौदे के बाद क्या होगा, भारत पे ने जो कि परंपरागत रूप से भुगतान को सशक्त और ऑफलाइन व्यापारियों को क्रेडिट तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ने एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में प्रवेश किया। भारत पे बिल ये इसका एक नई कस्टमर्स के लिए एक नई योजना लाई गई है, जिसमें BNPL योजना शुरू की गई है, जो बाय नाउ पे लेटर। ये सर्विस एक नई शुरू की गई है इनके द्वारा। भारत पे अब ग्राहकों को डिजिटल क्रेडिट भी प्रदान करेगा और पे बैक प्लेटफॉर्म पर बाय नाउ पे लेटर की सुविधाएं शुरू करेगा। पे बैक ये सब इंग्लिश में है तो ये चीज़ें रिपीटेड है, ये इसका रिपीटेड है, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। पे बैक इंडिया ने जो ग्राहक है भारत पे क्विक रिस्पॉन्स के कोड के माध्यम से ऑफलाइन स्टोर से अपने लॉयल्टी पॉइंट्स और BNPL सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब भारत पे चर्चा में है तो भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं असनीर ग्रोवर, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। अगली जो खबर है वो है डेवी हैबिट बनी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये फुटबॉल एसोसिएशन की कॉरपोरेट कार्यकारी एवं पूर्व RCA प्रमुख डेवी हैबिट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराधिकारी ग्रेग क्लार्क पर अनुचित टिप्पणियों को बाहर निकालने की अटकलें भी समाप्त हो गईं। फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में किया गया था। 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल शुरू की गई थी। FA इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। अब जेम्स एंडरसन के बारे में ये खबर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। यानी जेम्स एंडरसन ने हाल ही में ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पूर्व जो सलामी बल्लेबाज थे एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है और 2006 से 2018 के बीच 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल लिए हैं। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात के बारे में क्या दिया हुआ है। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है, एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। यानी दो चीज़ें स्टार्ट की हैं, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप, ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले से ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूविन कार्ड दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें ये कार्ड दिया जाएगा यूविन।
अगली खबर है कि थेल्स ने आशीष सराफ को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना। तो फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह है थेल्स, इसने 1 जून 2021 को आशीष सराफ जो कि भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया है। इमैनुअल डे रॉकेफ्यूल की जगह लेंगे ये, जो थेल्स के मध्य पूर्वी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे थे। कंपनी के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे और देश में इसके सभी बाजारों में रणनीतिक विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ वे स्थानीय टीमों, सहयोग, नवाचार और मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। थेल्स में शामिल होने से पूर्व सराफ जो थे वो भारत और दक्षिण एशिया के मुख्य एयरवेज हेलीकॉप्टरों के अध्यक्ष और प्रमुख थे, जहां इन्होंने एयरवेज हेलीकॉप्टरों की बिक्री, सेवा, प्रशिक्षण, नवाचार, औद्योगिक भर्ती, नागरिक, पैरा पब्लिक और सरकारी संबंधों के कार्यों का नेतृत्व किया था। थेल्स समूह विद्युत प्रणालियों का निर्माण करता है और एरोस्पेस, रक्षा आदि के लिए सेवाएं प्रदान करता है। अगली खबर है ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लेवलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उसकी स्थिति सबसे ख़राब रही है। तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपको टॉप 10 जो शहर वो मिल जाएंगे शहर, और ये सबसे बुरे तो मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 5 में सबसे पहले ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड की एक शहर है, ओसाका जो कि जापान का शहर है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का, और 5वां है टोक्यो यानी जापान से। ठीक, अब 5 सबसे ख़राब देश, इसमें 10वीं सबसे टॉप पर है सीरिया का सिटी है, लागोस जो कि नाइजीरिया की सिटी है, पोर्ट मोरेस्बी जो कि पापुआ न्यू गिनी की सिटी है, ढाका जो कि बांग्लादेश की सिटी है, और अल्जीयर्स जो कि अल्जीरिया की एक सिटी है। ये सबसे खराब स्थिति है। अब अगली खबर है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया है। तो जो बंगाली फिल्म निर्देशक थे बुद्धदेव दासगुप्ता जी, राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता था, इनका निधन हो गया है हाल ही में। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया है। उन्होंने बंगाली सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है बाग बहादुर 1989 के लिए, चरचर 1994, लाल दर्जा 1997, मोंडो मेयर उपाख्यान 2002 और काल पुरुष 2005। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उत्तरा 2000, स्वप्रेर दिन 2005। बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है दूरत्व 1978, फेरा 1987, तैदार कथा 1993। सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति में भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। एक अ पेंटर ऑफ एलिक्वेंट साइलेंस गणेश पाइन 1998 के लिए। एक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है पटकथा में, जो कि फेरा 1987 के लिए मिला हुआ है। अब अगली खबर देखते हैं। ये कुछ शॉर्ट्स पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो 7.5% क्या है? विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3%, 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने कहा था कि कोविड-19 की महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। तो यानी 8.3 से अब ये कब क्या हो गई है? 7.5, 2 साल। तो रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर, ये हम पिछले खबर में भी आपको बता चुके हैं, मैं दोबारा आपको शॉर्ट पॉइंट्स में बनाया था सॉरी। हाल ही में जो डिप्टी गवर्नर थे महेश कुमार जैन, इनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए थे, और पहले ये IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, और M राजेश्वर, T रविशंकर रिजर्व के तीनों सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक। बंधन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक। इस भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। घोष जो भारत के माइक्रो फाइनेंस और सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। 2001 में गैर लाभकारी उद्यम के बंधन की स्थापना की थी, जो सतत आजीविका सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा रहता है। बिटकॉइन निवेश 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया। हाल ही में बिटकॉइन के बारे में एक और खबर थी कि पहला ऐसा देश जिसने बिटकॉइन को अपने देश में एक वैध करेंसी के रूप में स्वीकार किया, तो अल साल्वाडोर वो देश था, मैंने कल आपको बताया था। सो हाल ही में बिटकॉइन के निवेश में भी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। ब्लॉकचेन एनालिसिस कराया है। चैनल एनालिसिस से रिपोर्ट में बताया गया कि व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में $4.1 अरब के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ।
चीनी व्यापारी को $1.1 अरब और दूसरे स्थान पर रहे इसी के साथ। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 18वें स्थान पर है। उसका कुल लाभ $241 अरब है। ये सारी कंट्री हैं जो कि बिटकॉइन में अभी भी निवेश कर रही हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया, और हमारा जो देश है वो है 18वें नंबर पर भारत। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली खबर क्या है। 500 मिलियन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने महामारी से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक देने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका ने वैश्विक कोवैक्स गठबंधन के तहत 92 निम्न आय देशों को अफ्रीकी संघ को वितरित करने के लिए 500 मिलियन फाइजर खुराक खरीदने और उन्हें दान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। जो कोवैक्स अभी गठबंधन हुआ था, ये सारी योजना उसके अंतर्गत चल रही हैं। चीन ने अपने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपने बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया। चीन लंबे समय से भारत पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है। तो ये खबर थी चाइना के बारे में। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं और कुछ टेक्निक्स इसमें लाई गई हैं। तो हाल ही में एक चक्रवात डिटेक्शन टेक्निक लाई गई है। ये क्या है, इसको देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से पूर्व ही हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगाने में मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को चक्रवात का पता लगाने, उसके प्रभाव को एक बड़ा समय अंतराल मिल सकेगा, जिससे चक्रवात प्रबंधन संबंधी जो गतिविधियां उन्हें पहले से किया जा सकेगा। खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने वायुमंडलीय कॉलम में पूर्व चक्रवातीय गतिविधियों के प्रारंभिक साक्ष्यों की पहचान की जाती है। इसके स्थानिक अस्थायी विकास को ट्रैक किया जाएगा। इस तकनीक के तहत जो अध्ययन है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जो शोधकर्ता हैं वो मानसून के पश्चात उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर विकसित 4 गंभीर चक्रवातों फैलिन, वर्धा, गाजा, माड़ी मानसून से 2 पूर्व चक्रवातों मोरा और आइला का अध्ययन किया है, यानी हाल ही में इसका प्रयोग भी किया जा चुका है इन चक्रवातों पर। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या होगा, कृषि बिजली जो उपभोक्ता हैं उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और सरकार द्वारा मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1000 रुपये और अधिकतम 12000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। संबंध में जारी आधिकारिक बयानों के मुताबिक इस योजना के कारण राज्य सरकार लगभग 1450 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा। ये खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, मैं इसको यहाँ पर आपको और डिटेल में बता देता हूँ। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियाँ जो द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल का जारी किया करेंगी। विदित होगी केंद्र और राज्य सरकार जो कर्मचारी अन्य आयकरदाता इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है। जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इसके लिए पात्र नहीं हैं। पात्र उपभोक्ताओं को योजना के साथ अपना आधार नंबर, बैंक खाता लिंक कराना होगा। योजना के तहत अनुदान राशि तभी देय होगी जब उपभोक्ता अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उपभोक्ताओं को आगामी बिजली सब्सिडी राशि दी जाएगी। इस योजना के घोषणा से राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो 2021-22 के बजट में की गई थी। अगली खबर है विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने हेतु चीन का कानून। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल में तो आप इसको देख लीजिए, इसको मैं तब भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका वही उद्देश्य है कि चीन जो है अपने लगातार जो उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं US के द्वारा, वो उनसे बचने के लिए और अपनी कंपनी का बचाव करने के लिए ऐसा कानून लेकर आया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो अभी हाल ही में लाए गए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने की राजनीतिक घोषणा आपको अपनाया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये आप डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए, 2030 तक इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ऑपरेशन पेंजिया किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित है? इंटरपोल के द्वारा है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ILO किस संगठन के तहत चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट की जारी की है? यूनिसेफ ने यह रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। द कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 3.5% की वृद्धि बताई जा रही है। अब ये हमने सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस कर लिए इसको। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेटेड हैं।
इनके जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देने हैं। ये 8 क्वेश्चन है टोटल, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंध के खिलाफ एक नया कानून, तो इसका आंसर चाइना है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। ठीक, आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी के आपको मुझे आंसर कमेंट्स में देने हैं। ठीक, ये सारे आपको कमेंट्स में देने हैं। सो दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स और करंट अफेयर्स थी 12 जून की जितनी भी हो सकती थी, मैंने वो सारे आपको बता दिए, और उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए। उनके आंसर आपको कमेंट में करने हैं मुझे। आप मुझे कमेंट्स में उनके आंसर दे सकते हैं। और डेली क्लास का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। डेली क्लास का शेड्यूल आपको एक बार और बता देता हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। पहले यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस आ रही है, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, चेंज कर दिया मैंने। ठीक, इससे आप क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स है वो मिल सकेगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूँगा जो आपके रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। संडे का जो वीकली क्विज है वो होगा। ठीक है, आज सैटरडे है और कल संडे है, तो कल वो वीकली क्विज होने वाला है। ठीक, इसके साथ ही जो आने वाली क्लासेस हैं ये आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी। एक MPGK की क्लास, जो कि आपके कांस्टेबल, MPSI, MPPSC सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारे MP एग्ज़ाम्स के लिए। तो MPGK की एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और इसके साथ ही जो अन्य क्लास हैं वो धीरे धीरे इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसकी जो PDF है क्विज की, वो आप टेलीग्राम चैनल पर जा के ज्वाइन कर लें। ठीक, टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी। वहाँ हम डेली इसके PDF अपलोड कर देते हैं। फेसबुक पेज पर सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आप नए व्यूअर हैं, और आप पहली बार चैनल पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ के अपडेट्स हैं वो आपको सारे मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें हमें, कमेंट करें। सारे जो भी सुझाव आपके हों, जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट करें हमें, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करें चैनल को तो बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।